क्या कोई कभी सोच सकता है कि एक अमीर घराने का लड़का जिसके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, वो आगे चल के दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है? वो भी कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं, एक ऐसा क्रिमिनल जिसे पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेस को 10 साल लग जाते हैं और जिस पे अमेरिका ने पूरे $25 मिलियन का इनाम रख दिया था कि भले जिंदा पकड़ो या मुर्दा, बस पकड़ो। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन था। अब कोई नहीं बचेगा। ओसामा का जन्म 10 मार्च सन 1957 को सऊदी अरब के एक शहर रियाद में हुआ था। ओसामा के पापा मोहम्मद बिन लादेन और मां आलिया घानेम थी। मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के एक जाने माने कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन थे और इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फिर समय बीतता गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ओसामा की शुरुआती स्कूलिंग सऊदी के रियाद में ही हुई, जहां ये पैदा हुआ था। इसके टीचर्स बताते हैं कि ओसामा पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन अपने धर्म में बहुत बिलीव रखता था। फिर समय आता है सन 1976 का, जब ओसामा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके जेद्दाह की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। और अब यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ओसामा कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि क्रिमिनल बन जाता है, क्योंकि यहीं रहते हुए ओसामा अब्दुल्लाह अज्जाम और मोहम्मद कुत्ब से मिलता है। लेकिन इनमें से मेन था दूसरा वाला मोहम्मद कुत्ब, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा था। अब सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड किस बला का नाम है। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड सन 1928 में ही बन चुका था, जिसका फाउंडर हसन अल बन्ना था। ये ग्रुप इजिप्ट कंट्री में बना था, जहां मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम थे। यहाँ करीब 90% से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वहां ब्रिटिश का कंट्रोल था। और ये कंट्रोल ब्रिटिश का आज से नहीं बल्कि सन 1882 से ही था। लेकिन सन 1922 आते आते इजिप्ट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुका था। लेकिन ब्रिटिश आर्मी फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद भी ब्रिटिश आर्मी अपना कंट्रोल इजिप्ट पर बनाए हुए थी। मतलब इंडिपेंडेंस ही बस नाम की थी, जबकि पूरा कंट्रोल फिर भी ब्रिटिश लोगों के हाथों में ही था। फिर 1928 आते आते जब कुछ मुस्लिम लोगों ने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिमन होने के बावजूद भी यहाँ मुस्लिम कल्चर नहीं बल्कि ब्रिटिश कल्चर फॉलो किया जा रहा है और कोई हमारी सुन भी नहीं रहा, तो कुछ मुसलमानों ने मिलकर अपना खुद का एक अलग ग्रुप बना लिया, जिसका नाम रखा गया मुस्लिम ब्रदरहुड। शुरुआती दौर में इस ग्रुप में सिर्फ 6 से 7 लोग ही थे, लेकिन 1940 तक ये ग्रुप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। लाखों लोग इसमें शामिल हो गए थे और सभी मिलके इजिप्ट कंट्री में इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहते थे, जिसमें इस्लामिक लॉज और पॉलिटिक्स शामिल थे, क्योंकि इजिप्ट की गवर्नमेंट वेस्टर्न स्टाइल के सेकुलर लॉज फॉलो करती थी। लेकिन ये बात मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को पसंद नहीं थी। इसी बीच सन 1949 को इस ग्रुप के फाउंडर हसन अल बन्ना को गोली मार के उसकी हत्या करवा दी जाती है। और सन 1954 में मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप को इजिप्ट में पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है, जिसके बाद इस ग्रुप के कई लोगों को उठा के सीधा जेल में डाला गया, क्योंकि इस ग्रुप ने उस समय इजिप्ट गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर क्रिएट कर दिया था और साथ ही साथ और भी कई लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था, जिनसे इजिप्ट गवर्नमेंट को डर लगने लगा था। लेकिन जो 1954 के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग जेल में डाले गए थे, उनमें से एक सैयद कुत्ब भी शामिल था, जिसका दूसरा भाई मोहम्मद कुत्ब भाग के सऊदी अरब चला गया था ताकि इसे भी जेल में न डाल दिया जाए। फिर सऊदी में ही रहते हुए मोहम्मद की मुलाकात ओसामा बिन लादेन से उसी यूनिवर्सिटी में हुई जहां ओसामा पढ़ने आया था। लेकिन इन सब में एक और बंदा अब्दुल्लाह अज्जाम भी शामिल था, जो उसी यूनिवर्सिटी में इस्लाम के बारे में अच्छे अच्छे भाषण दिया करता था और इसके भाषणों से ओसामा बहुत प्रभावित होता था। और दूसरी तरफ मोहम्मद कुत्ब को पता था कि ओसामा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और ये अपने इस्लाम को भी बहुत मानता है, इसलिए ओसामा का ब्रेन वॉश करके उसे अपने ग्रुप में शामिल करने में इन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मोहम्मद ने ओसामा को अपने भाई सैयद की कहानी सुनाई कि देखो कैसे इजिप्ट जैसा इस्लामिक देश इस्लामिक कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है, और मेरे भाई सैयद को वहां की सरकार ने सिर्फ इसलिए फांसी दे दी क्योंकि वो इजिप्ट में इस्लामिक कल्चर बनाना चाहता था। मोहम्मद की इन्हीं सब बातों से ओसामा के मन में इजिप्ट गवर्नमेंट के लिए काफी हद तक गुस्सा भर चुका था। और सिर्फ ओसामा ही नहीं, मोहम्मद कुत्ब ने इसी तरह कई और लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। और फिर समय आता है सन 1979 का, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे हमला बोल देता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री थी और अफगानिस्तान की नई सरकार सोवियत यूनियन के साथ मिली हुई थी। इसलिए ओसामा अफगानिस्तानी लोगों की मदद करने के लिए 1980 में पाकिस्तान गया, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए ओसामा ने पाकिस्तान का सहारा लिया, जहां से अफगानिस्तान बहुत पास था। ओसामा ने पाकिस्तान के पेशावर को ही
अपना अड्डा बना लिया था, जहां से अब वो सारा रैकेट चलाने वाला था। सन 1984 को ओसामा बिन लादेन ने अब्दुल्लाह अज्जाम, जो उस यूनिवर्सिटी में भाषण देता था, उसके साथ मिलकर मकतब अल खिदमत नाम के एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के जरिए ओसामा और अब्दुल्लाह दुनिया भर से कई मुसलमानों को इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान बुलाते थे, जहां ओसामा उन्हें अपनी दौलत से घर, खाना पानी और हथियार जैसी चीजें प्रोवाइड करवाता था। और फिर उन्हीं लड़कों को ओसामा और अब्दुल्लाह अफगानिस्तान भेज दिया करते थे कि जाओ लड़ो जाके सोवियत यूनियन के खिलाफ, बाकी जिस भी चीज की कमी होगी हम पूरी करेंगे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोगों को जोड़ना और सभी सुविधाएं प्रदान करवाना ही था। इस तरह ये रैकेट उनका चलता रहता है और इसी रैकेट में अमेरिका भी इसी संगठन की हेल्प कर रहा था पैसे और हथियार सप्लाई में, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में हार जाए ताकि सोवियत अपना कंट्रोल अफगानिस्तान पे न कर सके, क्योंकि अगर सोवियत अफगानिस्तान को हड़प लेता तो सोवियत की आर्मी पहले से बड़ी और स्ट्रांग बन जाती। और बड़ी बात, अफगानिस्तान की लोकेशन मिडिल ईस्ट के ऑयल रीजन के बहुत पास है। अगर सोवियत यहाँ भी कब्जा कर लेता तो अमेरिका के लिए ऑयल के मामले में काफी दिक्कतें हो सकती थी। इसलिए अमेरिका इस ग्रुप की मदद पैसे और हथियार प्रोवाइडिंग में कर रहा था ताकि कुछ भी करके सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से हार जाए। और फिर इसी बीच कुछ समय बाद ओसामा और अब्दुल्लाह के बीच झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि अब्दुल्लाह सिर्फ अफगानिस्तान में इस्लामिक कल्चर को बनाना और वेस्टर्न कल्चर को हटाना चाहता था, लेकिन ओसामा अब पूरी दुनिया भर की कंट्रीज जिन्हें इस्लामिक कंट्री कहा जाता है उन सब में ये चीज चाहता था। और फिर 11 अगस्त 1988 को ओसामा अपना एक अलग ग्रुप अल कायदा बनाता है और इस ग्रुप का मकसद सन 1984 वाले ग्रुप जैसा नहीं था, इसका काम आतंकवाद फैलाना था। इसी बीच 1989 में अब्दुल्लाह अज्जाम की कार बम ब्लास्ट में हत्या हो जाती है, जिससे अब्दुल्लाह अज्जाम का ग्रुप काफी कमजोर पड़ गया था। फिर बाद में मकतब अल खिदमत ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी अल कायदा में शामिल हो जाते हैं और फिर कुछ ही समय में ओसामा का अल कायदा संगठन ग्लोबल लेवल पर काम करने लगा था और अब तक सोवियत यूनियन अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका था। फिर इसी बीच 1990 को इराक और कुवैत में जंग छिड़ गई, लेकिन सऊदी अरब को ये डर था कि इराक कहीं हम पे भी हमला न कर दे, इसलिए सऊदी ने अमेरिका से प्रोटेक्शन की हेल्प मांगी और यहीं से ओसामा और अमेरिका के रिलेशंस बिगड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि ओसामा ने सऊदी गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि इराक के खिलाफ हम अपने अल कायदा संगठन के साथ लड़ेंगे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका से हेल्प ली। ओसामा का मानना था कि मुस्लिम कंट्री की हिफाजत करना हमारा काम है ना। पहले तो ओसामा अमेरिका पर इसी बात से भड़का हुआ था, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट ने अल कायदा पे भरोसा न करके अमेरिकन फोर्स पे भरोसा किया था। और ओसामा का गुस्सा अमेरिका पर तब बढ़ गया जब ओसामा ने देखा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर रहा है, जो उस समय तेल का उत्तम सोर्स था। और फिर क्या, अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए ओसामा ने अमेरिका से वॉर करने का सीधा स्टेटमेंट दे दिया। और फिर 26 फरवरी 1993 का ये वो दिन था जिस दिन से ओसामा अपने अल कायदा ग्रुप के साथ मिलकर पहले हमले की शुरुआत करता है, जिसमें इन्होंने न्यूयॉर्क की पार्किंग में खड़े ट्रक में बम ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें करीब 6 लोग मारे गए और लगभग 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। फिर इन्वेस्टिगेशन में इस हमले से जुड़े आतंकी अरेस्ट भी कर लिए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ अल कायदा संगठन रुकता नहीं है। फिर 1998 में केन्या में बम ब्लास्ट करवाया, जिसमें 213 लोग मारे गए, जिनमें से 12 अमेरिकन थे। फिर तंजानिया में ब्लास्ट, जिसमें बाकी हमलों की तरह यहाँ भी 11 मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और इन दोनों हमलों में करीब 4000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। इन दोनों हमलों के बाद अमेरिका ने अल कायदा को ग्लोबल लेवल पे टेरर थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था और जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान में अल कायदा के सस्पेक्टेड कैंप्स पे मिसाइल से हमला कर दिया। पर इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि अमेरिका की FBI एजेंसीज ने ओसामा बिन लादेन पर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, लेकिन किसी को ये भनक तक नहीं थी कि ये तो बस मामूली से अटैक थे ओसामा के लिए। अभी दुनिया का सबसे बड़ा अटैक 9/11 होना बाकी था। अब टाइम है 11 सितंबर 2001 का, जिस दिन अल कायदा के लोगों ने अमेरिका के 1 नहीं 2 भी नहीं बल्कि पूरे 4 एयरप्लेन्स ही जैक कर लिए थे। सोचो, 4 एयरप्लेन्स एक ही साथ हाईजैक करना कोई मामूली बात नहीं थी। इससे अमेरिका का पूरा सिस्टम बौखला जाता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। लेकिन अल कायदा के लोगों की कुछ मांगे थोड़ी थी जो वो गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करते। उनका मकसद साफ था, लोगों को मारना। 4 में से 2 हाईजैक प्लेन्स आतंकियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर क्रैश करवा दिए और तीसरा प्लेन हाईजैकर्स ने अमेरिकन डिपार्टमेंट के डिफेंस हेडक्वार्टर पर क्रैश करवा दिया। ये तीनों प्लेन क्रैश एक ही साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक हुए थे। और जब इसी तरह चौथा एयरप्लेन भी हाईजैक हुआ
तब उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स समझ चुके थे कि ये प्लेन भी बाकी एयरप्लेन्स की तरह किसी बिल्डिंग पर क्रैश होने वाला है। पैसेंजर्स ने सोचा कि मरना तो वैसे भी है, क्यों ना कुछ करके मरा जाए। बैठे पैसेंजर्स ने आतंकियों पर हमले करना शुरू कर दिया और हाईजैकर्स पे जम के प्रेशर बना दिया और वो चौथा प्लेन किसी बिल्डिंग के बजाय एक खेत में क्रैश हो गया, जिसमें बहादुर पैसेंजर तो नहीं बच पाए पर एक और बिल्डिंग निशाना बनने से बच गई। इन चारों हाईजैक्ड प्लेन क्रैश में करीब 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। टोटल 19 हाईजैकर्स थे जिन्होंने 4 प्लेन हाईजैक किए थे और इन्हीं सब हमलों के बाद यूएस गवर्नमेंट ने ओसामा बिन लादेन पर $25 मिलियन का इनाम रख दिया कि इसे जिंदा पकड़ो या मुर्दा बस पकड़ो। फिर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान में बने अल कायदा के सभी कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जिसमें अल कायदा के काफी लोग मारे गए, लेकिन ओसामा बिन लादेन यहाँ से बचकर भाग गया था। ओसामा अफगानिस्तान से भागकर टोरा बोरा माउंटेन में आके छुप जाता है। टोरा बोरा माउंटेन पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत पास था और बड़ी बात की इस माउंटेन में कई सारी केव्स थी, जिससे यहाँ एयर स्ट्राइक का कोई खतरा नहीं था। और जरूरी बात, अगर इस माउंटेन पे यूएस आर्मी का प्रेशर ज्यादा होता है तो ओसामा आसानी से यहाँ से पाकिस्तान भाग सकता था। इसलिए ओसामा ने छुपने के लिए टोरा बोरा माउंटेन को चुना। करीब 1 महीने तक ओसामा वहीं छिपा रहा और जब दिसंबर 2001 में यूएस आर्मी को खुफिया लीड मिली कि ओसामा बिन लादेन टोरा बोरा माउंटेन में छिपा बैठा है, तो यूएस ने बिना देरी किए टोरा बोरा माउंटेन पर अटैक कर दिया। यूएस आर्मी ने माउंटेन पे हैवी बॉम्बिंग कर दी, जिसमें अल कायदा के कई फाइटर्स मारे गए। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि मास्टरमाइंड ओसामा यहाँ से भी बचकर भाग चुका था। ओसामा के इस तरह दोनों बार भाग जाने के कारण अमेरिका हाथ पांव धोके ओसामा के पीछे पड़ जाता है। फिर 2002 से 2004 तक ओसामा पहाड़ी इलाकों जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान में छुपा रहा, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी पहाड़ियां बहुत थी। इसलिए ओसामा की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाना मुश्किल था। लेकिन यूएस का काम आसान खुद ओसामा ने ही कर दिया। जब ओसामा 2005 में पहाड़ी इलाकों को छोड़कर पाकिस्तान की एक सिटी अबोटाबाद में शिफ्ट हो जाता है। जिस घर में ओसामा शिफ्ट हुआ था, उस घर की दीवारें नॉर्मल घरों के मुकाबले काफी ऊंची थी। ओसामा अपने घर से जरा सा भी कचरा बाहर नहीं फेंकता था, सब घर के अंदर ही जला देता था और सिक्योरिटी हर समय टाइट रखता था और घर से बाहर भी ना के बराबर ही निकला करता था। पर ओसामा फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए ये अपने मैसेजेस को कुरियर करवाया करता था, और वो भी किसी ऐसे वैसे आदमी से नहीं, इसका खुद का ट्रस्टेड कुरियर वाला था। इस तरह 2005 से 2010 तक ओसामा अमेरिका से छुपने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब समय आ चुका था जब ओसामा का उल्टा समय शुरू हो जाता है। 2010 में यूएस आर्मी को जब ओसामा के ट्रस्टेड कुरियर के बारे में पता चला, तो यूएस आर्मी ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। महीनों तक ट्रैक करने के बाद यूएस आर्मी समझ चुकी थी कि ओसामा यहीं छिपा बैठा है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं था। जिसके बाद यूएस आर्मी कुछ और समय लेती है, और जब ये कंफर्म हो जाता है कि ओसामा कहाँ छिपा बैठा है, तो अमेरिका जरा सी भी देरी नहीं करता। यहाँ अमेरिकन आर्मी ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाती है, जिसमें यूएस आर्मी को पाकिस्तान में घुसकर ओसामा का खात्मा करना था। और करीब 1 मई 2011 की रात जब सब सो रहे थे, तब यूएस नेवी ओसामा के घर पर रेड कर देती है, जहां ओसामा उस दिन भी था। यूएस नेवी का ये ऑपरेशन करीब 40 मिनट तक चला था, जिसमें ओसामा को उसी के घर में घुसकर गोली मार दी गई थी और फिर डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म किया गया कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। ये थी एक आतंकवादी लीडर की कहानी। अब अगली वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में 9/11 अटैक के बारे में और कैसे यूएस आर्मी ने इतनी आसानी से पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मार डाला, इसी बात पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।